So in the last class we studied about article, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जानेंगे अ एंड द का यूज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कहाँ पर अ, कहाँ पर एन और कहाँ पर द लगता है, किन किन चीजों के सामने लगता है। अब हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि छोटा सा पॉइंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन वर्ड का मतलब होता है मिटा देना या हटा देना या रिमूव कर देना। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब, इसके साथ ही हमारा आर्टिकल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओमिशन का मतलब होता है कि रिमूव कर देना, यानी वो जगह जहां आर्टिकल को लगना चाहिए लेकिन आर्टिकल लगाया नहीं जाता। रोल नंबर 98, कैमरा ऑन करो अपना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को समझ रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लिखिए। आई एम गोइंग टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू कॉलेज पहला सेंटेंस है ये। हो चुका है सर। ये समझा चुका हूं। क्या इसमें हो चुका है सर पिछला क्लास क्या हुआ है सर? यस इसमें लिखा सर, चुका है यस सर, सर। समझा चुके हैं। क्या सेंटेंस लिखवाया था? I am going to college. I am going to a college. I am going to an college. I am going to the college. तो मुझे लग रहा है कि ओमिशन आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट ही हो गया। ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी पढ़ा चुका हूँ, फिर क्या दिक्कत है? Yes sir. फिर तो नहीं कंप्लीट सर, हो चुका इसमें है। आप Completed, बताए sir. थे सिर्फ जो थर्ड सेंटेंस रहेगा वो। क्या बोल रहा था? सर इसमें आप बताए थे सर, जो थर्ड है ना सेंटेंस, एन कॉलेज नहीं होगा हाँ, ठीक और है। तीनों सही होगा, उसके हाँ, बाद फिर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था क्या पूरा? नो सर। अच्छा, नो सर, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया। कट कोई गया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, कट गया होगा। Yes. एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं सेंटेंस आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं, जो कि आपने लिखा है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने लिखा है आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू अ कॉलेज, आई एम गोइंग टू एन कॉलेज और आई एम गोइंग टू द कॉलेज। इसमें मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि इसमें क्या गलत है, तो पूरी क्लास ने ऑटोमेटिकली इस बात को बता दिया कि सेंटेंस नंबर 3 आई एम गोइंग टू एन कॉलेज तो बिल्कुल गलत है, एन कॉलेज तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी पे आपको डिबेट था कि बाकी सही है या बाकी गलत है। तो अब मैं आपको समझाता हूं। आई एम गोइंग टू अ कॉलेज ये भी सही है, आई एम गोइंग टू द कॉलेज ये भी सही है, और आई एम गोइंग टू कॉलेज जिसमें कोई आर्टिकल लगा ही नहीं, इसी को कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो भी सही है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। जब आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू अ कॉलेज, इसका मतलब कि कई कॉलेजेस हैं, उनमें से एक कॉलेज में आप जा रहे हैं। क्या मतलब समझे? कई कॉलेजेस हैं, उसमें से एक में आप जा रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू अ कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि आपके फादर ने कहा कि बेटा छोटे भाई को एडमिशन करवाना है, पटना में 5 कॉलेजेस हैं, जा करके फॉर्म ले आओ। पटना में 5 कॉलेजेस हैं, जा करके फॉर्म ले आओ। सिमज भी है, सिमज में चले जाओ, एएन कॉलेज चले जाओ, बीएन कॉलेज चले जाओ, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी चले जाओ। ठीक है, जा करके कॉलेज से जाकर फॉर्म लेकर के आ जाओ। अब आप अपने पापा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है फादर, पापा इन 5 में से एक कॉलेज में जाकर के मैं फॉर्म ले आता हूं। तब आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अ कॉलेज, यानी इन 5 में से किसी भी एक कॉलेज में आज आप जा रहे हैं और वहां जाके फॉर्म ले आएंगे। आप मतलब समझ गए? एवरीबॉडी यस नो? Yes sir. यस अब आपके पापा कहते हैं कि ना, अ कॉलेज वाला मामला नहीं चलेगा। आपके पापा कहते हैं कि अ कॉलेज नहीं बेटा, आपके फादर कहते हैं कि तुम तो सिमज ही जा करके फॉर्म लेकर के आओ। अब तुम अपने पापा को कहोगे ओके पापा आई एम गोइंग टू द कॉलेज। तुम्हारे पापा कहते हैं कि नहीं एन कॉलेज ही जाओ, तो तुम कहोगे आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया द कॉलेज, यानी कोई निश्चित कॉलेज। अब तीसरे की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। ये रोल नंबर 98, तुम्हारे मोबाइल में कोई खराबी है बेटा? रोल नंबर 98, मेरे जानकारी में तो बगैर मोबाइल का कैमरा छुए कैमरा ऑफ या ऑन हो नहीं सकता है। तो कोई मानसिक समस्या है या मोबाइल में समस्या है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर। नहीं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम से मोबाइल का कैमरा ऑफ नहीं होता है। हाँ, कोई मन ऑफ में नहीं हुआ भ्रांति, सर। कैमरा ऑफ था सर तुम्हारा? हाथ में लिए थे फोन, हाथ में फोन लिए थे तो अभी। यहाँ सिंबल कैसे आ गया कि कैमरा ऑफ पर क्रॉस कैसे लग गया?
पढ़ाई हो रही है, एक बार पता नहीं सिस्टम बताया जाता है, उस सिस्टम को समझिए। यस सर। अब आई एम गोइंग टू द कॉलेज का मतलब हुआ कि कोई खास कॉलेज, कोई निश्चित कॉलेज में आपको जाना है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात हम कर रहे हैं कि आप अपनी मम्मी को सुबह सुबह आपने नाश्ता कर लिया, बैग तैयार कर लिया, और अब आप अपनी मम्मी को कहना चाहते हैं कि मैं सिमज में पढ़ता हूं, तो मैं सिमज में जा रहा हूं। तो अब क्योंकि आप सिमज में ही पढ़ते हैं, सिमज ही वो कॉलेज है जहां आपका आना जाना निश्चित है एक कॉलेज के रूप में, तो आप कहेंगे मम्मी आई एम गोइंग टू कॉलेज। यहां पर आप अ कॉलेज या द कॉलेज नहीं लगाएंगे। मैं रोज ऑफिस आता हूं, तो अगर मैं घर से निकलूंगा और मुझे अपने ही ऑफिस जाना है, तो मैं अपनी माँ को कहूंगा कि मम्मी आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं ये नहीं कहूंगा आई एम गोइंग टू एन ऑफिस या आई एम गोइंग टू द ऑफिस। इसे हम कहते हैं आर्टिकल। आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एक सेंटेंस लिखिए एक लाइन Yes, छोड़ sir. के, एक सेंटेंस लिखिए एक लाइन छोड़ के। गो टू अ लाइब्रेरी, गो टू अ Sir. लाइब्रेरी। एक सेकंड सेंटेंस लिखिए, फिर बाद में बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ले लूंगा, इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही कर दूं, काम खत्म हो जाएगा। गो टू अ लाइब्रेरी। दूसरा, गो टू द लाइब्रेरी। तीसरा, गो टू लाइब्रेरी। अब इन सब का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझाता हूं। अब आप मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक किताब चाहिए, ये किताब कहाँ मिलेगी? तो मैं कहता हूँ कि ये किताब किताब की दुकान पे मिल जाएगी। तुम कहते हो कि नहीं सर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है। तो मैं कहता हूँ गो टू अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में जाओ, जाकर के किताब ले लो, पढ़ लो फ्री में। गो टू अ लाइब्रेरी, मेंबरशिप बना लो, जाओ जाकर के पढ़ लो। इसका मतलब हुआ गो टू अ लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ? अ लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि तुम किसी भी एक लाइब्रेरी में जाओ, किसी भी लाइब्रेरी में जाओ और जाकर के पढ़ लो, क्योंकि यहाँ मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब मान लिया कि तुम 4 लाइब्रेरियों में गए और तुम्हें वो किताब नहीं मिली। अब तुम कहते हो कि सर ये पर्टिकुलर किताब मुझे मिल नहीं रही है, मैं अब तक 4 लाइब्रेरी में घूम चुका हूँ। अब मैं तुमको कहता हूँ कि अच्छा तुम पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है, वहां पे मोटा मोटी सब किताबें तुमको मिल जाती है, या खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहां पर किताबें मिल जाती है। गो टू द लाइब्रेरी। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको 2 लाइब्रेरी का नाम लिया, सिन्हा लाइब्रेरी एंड खुदा बख्श लाइब्रेरी, और मैं कहता हूँ कि सिन्हा लाइब्रेरी तुमसे नजदीक पड़ेगा, और मैं कहता हूँ गो टू द लाइब्रेरी। इसका मतलब हुआ कि सिन्हा लाइब्रेरी जाओ और जाकर के उस लाइब्रेरी से किताब को ले लो। आप मेरी बात समझ गए? अ लाइब्रेरी और द लाइब्रेरी में फर्क? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अ का मतलब हुआ कि पटना में 50 लाइब्रेरी हैं, कहीं से चले जाओ, और द लाइब्रेरी का मतलब किसी खास लाइब्रेरी में ही जाने के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन Yes, sir. Specific. अगर मैं तुमको कहूँ कि गो टू लाइब्रेरी एंड गेट द बुक, तो इसका मतलब हुआ कि वो लाइब्रेरी जो हम दोनों के लिए निश्चित है, अंडरस्टूड है, और वो लाइब्रेरी है कॉलेज की लाइब्रेरी। तो मैं आपको क्या कहूंगा? गो टू लाइब्रेरी एंड गेट द बुक। इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए और वहां से जाकर के किताबों को ले लीजिए। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि अब आपको समझ गए सर। ओमिशन वर्ड आपको समझ में आ चुका होगा कि ओमिशन का मतलब मिटाना होता है। तो ऐसी जगह पे जहां पर लग जाना चाहिए आर्टिकल, वहां से हम उसको हटा देते हैं। अब आप में से एक बच्चा बीच में कोई क्वेश्चन कर रहा था, क्या क्वेश्चन था? अपना नाम बोलो और क्वेश्चन करो। बीच में अभी एक बच्चा कुछ बोल रहा था ना, रवि कुमार सर। रवि। हाँ रवि, बोल बाबू। सर मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है। सर अगर ऐसा बोला जाए कि सर अगर मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं और किसी पर्सन को बताना है कि आई एम गोइंग टू द कॉलेज सर, ठीक मतलब है। या जॉब काम करने, तो सर द लगा रहे हैं तो वो चीज फिक्स है ना सर, मतलब कि हाँ तुम उसी जगह जा रहे हो जहाँ पे वो चीज है हाँ काम हाँ करने लायक हाँ या हाँ पढ़ने लायक। हाँ हाँ सर उसको तो मतलब एडमिशन में आई एम गोइंग टू द
जॉब मतलब कंप्लीट जॉब या कॉलेज ये नहीं लिखा सकते सर? द जॉब मत बोलो, तुम सेंटेंस बोलो अपना क्या कहना चाहते हो। कोई मतलब एक सर example- मतलब द sentence कॉलेज। बोलो तुम क्या कहना, हाँ। तुम सेंटेंस क्या कहना चाहते हो। कॉलेज 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 सर कॉलेज। कॉलेज तो वर्ड है, सेंटेंस क्या कहना चाहते हो रवि। सेंटेंस मेरा ये है सर कि अगर काम करने जा रहे हैं सर, तुम कहाँ काम करने तो जा रहे हो, नौकरी वो करने जा रहे हो। हाँ काम एक करने सपोज जा दैट रहे हो सर। मतलब हाँ किस काम से जा रहे हो, कौन सा काम करने जा रहे हो। मतलब जॉब सर, नौकरी किसी करने जा रहे हो। मतलब यस सर। अच्छा नौकरी करने जा रहे तो हो, मान अगर लिया कि किस कॉलेज में तुम टीचर हो या तुम कहीं पे कुछ हो ठीक है तो यस सर यस सर। तो तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर किसी दूसरे पर्सन को बताना है ठीक है, तो उसमें सर द लगाकर वो चीज नहीं बता सकते सर, क्यों लगाओ। जहाँ पे वो ये मतलब परफेक्ट है सर, वो मतलब फिक्स है, फिक्स निश्चित है, है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो से इस एग्जाम्पल को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जैसे सिमेज में यस रवि सर तुम आते हो पढ़ने के लिए, लेकिन सिमेज में मैं आता हूँ काम करने के लिए। यस सर रंजीत सर जितेंद्र सर आते हैं काम करने के लिए, आप समझ गए। यस सर तो यस रंजीत सर सर और जितेंद्र सर भी जब सुबह सुबह घर में उठेंगे तो वो कहेंगे आई एम गोइंग टू यस सर कॉलेज या आई एम गोइंग टू ऑफिस। इसका मतलब ये उसी कॉलेज जा रहे हैं जहां ये रोज जाते हैं, या ये उसी ऑफिस में जा रहे हैं जहां ये रोज जाते हैं। जहां आप रोज जाते हैं, हमेशा जाते हैं, जहां आपका जाना निश्चित है, उसके आगे द को नहीं लगाया जाता। तो इन लोगों को, क्योंकि खैर जितेंद्र सर तो सिमेज कॉलेज में काम करते हैं, वो तो पढ़ते नहीं है, तो ये कहेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज या यस आई एम सर गोइंग टू ऑफिस। ये लोग द लगा करके नहीं बोले। बात समझ में आ गया, यस सर। बात समझ में आ गई। मतलब अगर निश्चित स्थान का भी वो यस सर ठीक है, तुम पढ़ने के लिए आते हो तो तुम भी बोलोगे आई एम गोइंग टू कॉलेज, मम्मी समझ जाएगी कि मेरा बेटा सिमज ही जा रहा है। जितेंद्र सर यस सर ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं, वो अपने घर में अपनी यस सर वाइफ को बोलेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज। उनकी वाइफ भी समझ जाएगी कि आप तो सिमज ही जा रहे हैं, आप कोई पटना विमेंस कॉलेज को जा नहीं रहे हैं, किसी दूसरे कॉलेज को जा नहीं रहे हैं, दूसरे कॉलेज का नाम तो लिया नहीं गया। बात समझ में आ गई। यस सर। अननोन पर्सन को बताना हो तो इसी सर तरह अननोन को बताना हो, चाहे उसके लिए किसी भी को यही बताना हो, मतलब सेंटेंस अननोन को ये बताना हो चाहे किसी को भी बताना हो। मान लिया कि तुम्हारे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी किसी ऑफिस में तो काम करते होंगे, मान लिया। यस सर अब जहां भी तुम्हारे पिताजी काम करते हैं, जब यस आज सर सुबह में घर से निकलेंगे तो वो तुमको कहेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। वो ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू एन ऑफिस यस या आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ये दोनों लाइन वो नहीं बोलेंगे। ये दोनों लाइन बोलने का मतलब है कि इंग्लिश उनकी ठीक नहीं है। वो कहेंगे आई एम गोइंग यस टू ऑफिस। आप मेरी बात को समझ गए। यस सर ठीक है, चलिए यस इसी सर। तरीके से मान लिया कि एक थैंक यू सेकंड, सर। एक एग्जांपल और दे दूं रवि। इसी तरीके से मान लिया कि कोई आदमी सिनेमा हॉल में काम करता हो, चाहे टिकट काटने का काम करता हो या वहां का मैनेजर हो या लोगों को बैठाने का काम करता हो, तो वैसी कंडीशन में वो कहेगा आदमी कि आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल, क्योंकि वो वहीं पे काम करता यस है। सर लेकिन मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू अ सिनेमा हॉल, आज एक सिनेमा देखने का मन कर गया, आज जाता हूँ, पटना में 4 हॉल है, किसी एक हॉल में जाता हूँ। लेकिन तुम कहोगे ना फलाने वाले ही हॉल में मैं तो जाऊंगा, तो तुम कहोगे आई एम गोइंग टू द सिनेमा हॉल। लेकिन जो आदमी उस सिनेमा हॉल में काम करता है वो आदमी कहेगा आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल। वो न अ लगाएगा न द लगाएगा। आप मेरी बात को समझ गए। हाँ तो लगाएगा। हाँ, मुझे नहीं मालूम यस कि सर वो आदमी किस सिनेमा हॉल में काम करता है, वो चंदन सिनेमा में काम करता है कि नंदन सिनेमा हॉल में काम करता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो आदमी मुझसे मिलेगा तो कहेगा आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि जहां उसको हमेशा आना जाना है वहीं वो जा रहा है। पॉइंट अंडरस्टूड। वही जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है ओमिशन Yes, sir. ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को हटा देना, आर्टिकल को रिमूव कर देना। चलिए, आई होप एक्सप्लेनेशन पार्ट इज आल्सो क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा चुका हूँ। टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। क्या मैंने आपको पैसिव वॉइस भी कंप्लीट करा दिया है। No, sir. No, sir. नहीं No, कराया है। sir. No, sir. चलिए, No, sir. तो मैं आपको अब मैं वॉइस पढ़ाना शुरू करता हूँ। कॉपी खोलिए और नया हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए वॉइस। पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट। वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, लेकिन आप आराम से समझिए। वॉइस, अब वॉइस के नीचे
दो चीज लिखिए, एक लाइन लिखिए, बॉयज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। बॉयज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। बॉयज दो तरीके का होता है, क्या होता है मैं सब आपको समझाऊंगा। बॉयज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। Boys can be categorized into two categories. रजनी कैमरा क्यों ऑफ हुआ? चलो हो गया ठीक है। Boys can be categorized into two categories. Number one, active voice. Number two, passive voice. Voice can be categorized into two categories: active voice and passive voice. Voice can be categorized into two categories: active voice and passive voice. अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझाऊं, एक चीज आपको समझा रहा हूं। दो लाइन छोड़ करके एक लाइन लिखिए, एक सेंटेंस। अजय एक चॉकलेट खा रहा है। अजय एक चॉकलेट खा रहा है। अब नीचे में लिखिए, अजय एक चॉकलेट खा रहा है। अजय एक चॉकलेट खा रहा है। अब इसमें सबसे पहले लिखिए डूअर, नीचे में डूअर, DOER। डी कैपिटल होगा, ओ कैपिटल होगा, ER स्मॉल होगा। डूअर, DOER। सर डूअर, डूअर। सर हाँ जी बोलिए। सर बोला था कि सर आपने मतलब पहले क्लास में मतलब पढ़ाया था ही थोड़ा सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस तक लिखा चुका थे सर आप। तो उसके आगे से मैं लिखूं या फिर आप जब भी शुरू से पढ़ा थे जो बता रहा हूँ शुरू से, जो पढ़ा रहा हूँ शुरू से लिखो। डूअर, डूअर पहला पॉइंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिपीट अगेन सर। डूअर, DOER। सबका मतलब समझाऊंगा, केवल पहले लिखवा देता हूं। डूअर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके डूअर के नीचे लिखिए वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और डूअर और वर्क के नीचे लिखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वहां पे भी लिखिए क्वेश्चन मार्क। अब तीन तरह की चीज मैं आपको पूछता हूं। आई गिव यू अ सिंपल सेंटेंस कि अजय इज ईटिंग अ चॉकलेट। अजय एक चॉकलेट खा रहा है, यही सेंटेंस था ना? यस सर। यस सर खाता यस सर अजय एक चॉकलेट खा रहा है। खा रहा है। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अजय एक चॉकलेट खा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा और जवाब दीजिएगा। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में डूअर यानी काम करने वाला कौन है? अजय सर। बिल्कुल सही है। अजय है अजय सर। अजय बिल्कुल सही है। तो डूअर के बगल में लिख लीजिए अजय। डूअर के बगल में अजय। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में वर्क क्या है?
खाना खाना लिख लीजिए खाना, खाना लिख लीजिए खाना। अब आपसे तीसरा चीज मैं पूछता हूँ कि ऑब्जेक्ट यानी वो क्या चीज खा रहा है? चॉकलेट है सर। चॉकलेट चॉकलेट खा रहा है सर। लिख लीजिए चॉकलेट। तो हमको 3 तरीके के चीज का पता चल गया, डूअर, वर्क और ऑब्जेक्ट। इस बात को आप लोग समझ गए? यस सर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अजय एक चॉकलेट खा रहा है या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। लिखिए सेंटेंस, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। 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 इसमें बताइए डूअर कौन है? मैं खुद हूँ डूअर। वर्क क्या है? लिखना सर। लिखना सर। लिखना बहुत वर्क है बढ़िया, सर। लिखना, लिखना वर्क है। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर आप लोग समझ गए? यस सर। अब आप लोग जब समझ गए ये तीनों चीज तो आप पूरा चैप्टर आराम से समझ जाओगे। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? डूअर डूअर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। डूअर इंपॉर्टेंट इतना होता है कि पूरा सेंटेंस डूअर पर ही बनता है और उस सेंटेंस से डूअर को हटाया नहीं जा सकता। आप लोग मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको एग्जांपल से। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, अब एग्जांपल इसका समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं चॉकलेट खा रहा हूं या मैं लेटर लिख रहा हूं, तो सेंटेंस है कि मैं लिख रहा हूं। इस सेंटेंस से मैं डूअर को नहीं हटा सकता हूं। डूअर को हटाने का मतलब क्या हुआ कि मुझे मैं वर्ड को हटा देना पड़ेगा। तो अगर मैं को हटा दूं, अगर मैं वर्ड को हटा दूं तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हो जाएगा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा है पता है? तो नहीं, क्या लिख रहा हूं से मतलब नहीं है, कौन लिख रहा हूं। कौन तो जवाब मिलेगा कि कौन लिख रहा है मैं। पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि राजू चॉकलेट खा रहा है, और इस सेंटेंस से अगर मैं डूअर को हटा दूं जो हटा देगा। और अगर मैं डूअर को हटा करके बोल दूं कि चॉकलेट खा रहा है, तो फिर आप कहिएगा कि आखिर कौन खा रहा है, बताइए उसके बारे में। यानी ये वो सेंटेंस है, यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जो डूअर पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? डूअर पर डिपेंड करते हैं। इन सेंटेंसेस से डूअर को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसमें डूअर का कोई रोल नहीं होता। जैसे आपने पहला सेंटेंस क्या लिखा था? अजय एक चॉकलेट खा रहा है। चलिए दोबारा से लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए। एक चॉकलेट खाया जा रहा है। एक चॉकलेट, अभी मैं समझा रहा हूं आपके दिमाग में, ठीक है ना? एक चॉकलेट खाया जा रहा है। एक चॉकलेट खाया जा रहा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये सेंटेंस कि एक चॉकलेट खाया जा रहा है, ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? नहीं है सर। सब काम को पूरा करने वाला का जिक्र नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं है। केवल सवाल नो इतना सर, नहीं है सर, है नो सर। सर, है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहले इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है। क्यों समझना जरूरी है?
क्योंकि आप लोगों में से आधे बच्चे बोल रहे हैं कि है और आधे बोल रहे हैं कि नहीं है। अब जरा देखते हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। एक चॉकलेट खाया जा रहा है, या सड़क रिपेयर की जा रही है, या लोगों को खाना बांटा जा रहा है, या लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ये सारे सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को डांटा जा रहा है, ये सारे सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस हैं। लेकिन इस सेंटेंस में डूअर का कहीं जिक्र नहीं है। बच्चे को डांटा जा रहा है, तो बच्चे को आखिर डांट कौन रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा। सड़क रिपेयर बनाई जा रही, सड़क रिपेयर की जा रही है, तो आखिर सड़क रिपेयर कर कौन रहा है, पता नहीं, तो कोई पता नहीं। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन स्टूडेंट को आखिर पढ़ा कौन रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं कि मॉनिटर पढ़ा रहे हैं कि प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं कि प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सेंटेंस में डूअर नहीं है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब बताइए दूसरा सेंटेंस क्या है? एक जो मैं एक चॉकलेट खाया लेटर जा लिख रहा रहा है, हूँ। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। चलिए अब इसको लिखिए, एक लेटर लिखा जा रहा है। एक लेटर लिखा जा रहा है। एक लेटर लिखा जा रहा है। अब आप इसमें रियलाइज करिए कि कौन लिख रहा है, इसमें फिर पता नहीं चला, लेकिन काम का पता चल गया कि लेटर लिखा जा रहा है, पुलिस को खबर की जा रही है, टीचर को इन्फॉर्म किया जा रहा है। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। और ये सेंटेंस भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में हमें डूअर के बारे में पता नहीं चला। क्या पता चला? डूअर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। डूअर के बारे में पता नहीं चला। लेकिन अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, लिखिए नीचे में, एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। क्या सेंटेंस हुआ? एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हमको डूअर का भी पता डूअर चल का रहा है, पता चल रहा है। लेकिन मेरे द्वारा को ब्रैकेट में डाल दो, यानी हमने मेरे द्वारा नहीं कहा और केवल सेंटेंस में बोल दिया कि एक लेटर लिखा जा रहा है। बताइए ये कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? यस सर है। अब मैं चाहता हूँ, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मेरे द्वारा को भी जोड़ दो, तो सेंटेंस क्या बन गया? एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। डूअर का पता चल रहा है, यानी डूअर का पता चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं ना, एक लेटर लिखा जा रहा है, इस तरह के सेंटेंस में डूअर का होना जरूरी नहीं है। डूअर हो भी सकता है और डूअर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। चलिए लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। आपने जो सेंटेंस लिखा था ना कि आम खाया, चॉकलेट खाया जा रहा है, उसके बगल में लिख लीजिए पैसिव वॉइस। चॉकलेट खाया जा रहा है, पैसिव वॉइस। और आपने जो सेंटेंस लिखा कि लेटर लिखा जा रहा है, उसके बगल में भी लिख लीजिए पैसिव वॉइस। और ऊपर जो आपने सेंटेंस लिखा कि अजय एक चॉकलेट खा रहा है, उसके अंत में लिख लीजिए एक्टिव वॉइस। और अगला जो सेंटेंस था, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, उसके अंत में भी लिख लीजिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ठीक है? यस सर। अब आप लोग समझ गए कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी कहा जा सकता है और उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी कहा जा सकता है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर।
पक्का? Yes, एक sir. एक सेंटेंस और लिखिए, पुराना सेंटेंस है लेकिन आपको समझ में आएगा, लिखिए। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्टिव वॉइस। इसमें काम है मारना, ऑब्जेक्ट है रावण और सब्जेक्ट है राम, डूअर है राम, क्योंकि राम जी ने रावण को मारा। राम ने Yes, रावण sir. को मारा। तीनों चीज दिख रहा है हमको इसमें, सब्जेक्ट, Yes, डूअर sir. और ऑब्जेक्ट, सॉरी डूअर, ऑब्जेक्ट और वर्क, तीनों चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. अगला सेंटेंस लिखिए, रावण को मार डाला गया। राम ने रावण को मारा, इसका हमने लिख दिया रावण को मार डाला गया। अब बताइए ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। लेकिन इसमें कंप्लीट है तो। लेकिन इसमें हमको डूअर का पता नहीं चला कि अरे मार तो डाला गया, लेकिन किसने मार दिया? Yes, sir. विभीषण ने मार दिया कि लक्ष्मण ने मार दिया कि हनुमान जी ने मार दिया? अब इसमें जोड़ दीजिए राम के द्वारा। रावण को मार डाला गया राम के द्वारा। अब हम देख रहे हैं कि डूअर को इसमें हमने जोड़ दिया, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डूअर को हम लोगों ने इसमें से हटा दिया था। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। Yes, Everybody. sir. यस सर। ठीक है। यस सर। अब Yes, sir. अब ये जो तरीका आप समझे कि एक्टिव वॉइस क्या हुआ और डू और पैसिव वॉइस क्या हुआ, अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखवाने से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और 2 मिनट के बाद ये कनेक्शन कट हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, क्योंकि 40 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। अब Yes, sir. अब पेज में बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए। लेफ्ट साइड में लिखिए एक्टिव वॉइस, राइट साइड में लिखिए पैसिव वॉइस। याद है बचपन में हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लिखते थे, सजीव और निर्जीव, याद है? दोनों में अगल बगल Yes, sir. कंपैरिजन करते थे, वैसे ही कंपैरिजन करना है। ड्रॉ कर दो लाइन। हाँ, डिफरेंस। लेफ्ट साइड में लिखो एक्टिव वॉइस, राइट साइड में लिखो पैसिव वॉइस। लेफ्ट साइड में एक्टिव वॉइस, राइट साइड में पैसिव वॉइस। लेफ्ट साइड में एक्टिव वॉइस, राइट साइड में पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, बोलो। Yes, sir. बोलिए। चलिए, an active voice is a doer based sentence। DOER, doer को कोट्स में लिखिएगा, D और O कैपिटल रखना, ER को स्मॉल रखना। An active voice is a doer based sentence। अभी एक्टिव में रहेंगे, पैसिव में नहीं जाएंगे। जो लिखेंगे एक्टिव में ही लिखेंगे। An active Yes, voice sir. is a doer based sentence।